मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश होगा। इजलास का एजेंडा जारी। सेनेट में मुमकिना तौर पर तरमीम की मंजूरी की जाएगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तफाक। आर्टिकल 200 और 243 में अहम तरामीम की मंजूरी। आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी की तजवीज़ दी गई। तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ भी पेश की गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली बनाई जाएगी। अफगान तालिबान के रवैये की वजह ही समझौता मुमकिन ना हो सका। इस्तंबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान ताल्लुकात का पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रखा गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। कुछ अफगान तालिबान पाकिस्तान से तसादुम नहीं चाहते। एक मजबूत लॉबी बैरूनी माली मावनत से तनाव भड़काने में मुलव्वस है। गजा में अमन मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जारियत, इमारतों के मलबे, लाशें उगल रहे हैं। मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 69,000 से जायद हो गई। फलस्तीनी शहरी तबाहशुदा फौजी गाड़ियों से तेल और बैटरीज निकालकर जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें हवाले की। हांगकांग सिक्स का मेला शाहीनों ने लूट लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दे दी। 136 के ताकुब में कुवैती टीम 92 रन पर ढेर हो गई। कप्तान अब्बास आफरीदी मैच और सीरीज के हीरो करार पाए। दूसरी जानब श्रीलंका क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। और कराची में एक और मंसूबे की शुरुआत। शहर क़ायद की आम शारा यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बाद हसन स्क्वायर से दीपा चौरंगी तक आज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये बंदिश रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के नीचे K4 वाटर लाइन बिछाने के काम के सबब की गई है, जो आज 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक यानी 51 दिनों तक जारी रहेगी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मुताबिक 7 किलोमीटर तवील पानी की लाइन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसे मुस्तकबिल में K4 मंसूबे से जोड़ा जाएगा ताकि शहर को पानी की फराहमी बेहतर बनाई जा सके। अहम शारा के बंद होने के बाद शहरियों से अपील की गई है कि वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर राख ले। बशत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। फैसल, आई रियली होप आपका वीकेंड अच्छा हुआ होगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि नई सुबह है, नया हफ्ता है और नया है दिन। वैसे सियासी दिन, मौसम सर जरूर है मगर सियासत का दर्जा हरारत कुछ और ही बता रहा है। एब्सोल्युटली फैसल, आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद मुजव्वजा 27वीं जो आईनी तरमीम है उसका मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, आइन के आर्टिकल 200 और 243 में बड़ी तब्दीलियां जो है वो तजवीज़ की गई हैं। विफाकी आईनी अदालत के क़याम से लेकर सदर मुमलिकत को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना तक कई अहम नुकात पर बहस मुतवक्किल है। और इसके अलावा एक दिलचस्प जो एडवाइस है वो ये भी आई है कि सूबे का नाम यानी खैबर पख्तूनख्वा का नाम अब चेंज करके पख्तूनख्वा करने की सिफारिश पेश की जानी है। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद इस तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान भी कर चुका है और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी भी आज का दिन एहतजाजी हिकमत अमली तय करने में गुजारेगी। तो फैसल, आई थिंक आज हमारे बाला में भी गर्मा गर्म माहौल रहेगा, सड़कों पर भी गर्मा गर्म माहौल रहेगा। अब देखना यह है कि सियासत का मौसम सर्दी बर्दाश्त करता है या नहीं। हम रखेंगे आपको बाखबर। आगे बढ़ते हैं आज के शो की तरफ, जहां खबरों के साथ मौसम, मूड और आवाम की बातें सब होंगी क्योंकि दुनिया बोल है। वेल, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग और 27वीं तरमीम। जो एक चीज़ आपने बात की सादिया, जो उसमें इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा आपको लगी, वो ये थी कि सूबे का नाम दोबारा से, ये उस सूबे की तारीख में कोई तीसरी चौथी मरतबा हो रहा होगा। एब्सोल्युटली। यू नो हमारे बचपन में हम क्या कहा करते थे, यू रिमेंबर इट,
NWFP, यस याद आया लोगों को? NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और अब फिर उसको सूबा सरहद उर्दू में कहते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वो पहले खैबर पख्तूनख्वा और अब सिर्फ पख्तूनख्वा हो रहा है। लेकिन ये तो एक चीज़ है, इससे बड़ी चीज़ है। इस सारे मामले में बात करते हैं सीनियर तर्जकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ सुबह सुबह मौजूद हैं। एहतशाम साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया सर। तो अब वोटिंग का अमल भी शुरू होने जा ही रहा है, सो कैसे सम अप करते हैं? बहुत से लोग इसमें ये भी राय रखते हैं कि ये तो बस सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, चीजें हो चुकी थी पहले प्लान सारी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा फैसल, ऐसा ही है। आपको याद है जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करानी थी तो बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। इस दफा लगता है कि पहले से स्ट्रेट वर्क कर लिया गया था और दो बड़ी पार्टियों के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया था। और तीसरे मौलाना फरमान साहब जो आज बच्चे के साथ अपने बेटे के साथ दुबई चले गए हैं, वो 11 के 11 उनके जो अरकान हैं, वो जिसमें से 7 या 6 या 7 सेनेटर्स हैं, वो साथ देंगे। पिछले वैसे उन्हें गिला था, वो प्राइवेटली उन्होंने कहा था कि अगर ये मैं साथ ना देता तो हो सकता था, ये तो पहले दे हैव ऑलरेडी बीन वन ओवर, तो उन्होंने वोट करना था, लिहाजा मैं इनके साथ थे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, अब वो माहौल नहीं है। बाकी आपने मौसम की बात की तो फैसल आमतौर पे दिसंबर को सितमगर कहते हैं, या नवंबर सितमगर होने जा रहा है। अब देखें, जो बुनियादी तौर पे जो 4 चीजें हैं ना, जो उसके बारे में आपको एक बड़ी खबर भी आपके शो में दूंगा मैं। पहली तो बात यह है कि इसमें आपने देखा कि जो बात आ रही है कि अपनी फेडरल आईनी कोर्ट की, उसके क़याम पे वो मुत्तफ़िका तौर पे काम हो गया मंजूर। और आपको याद होगा ये जब 13 मई 2006 को मिसाक़ जमहूरियत लंदन में हुआ था, उसके बाद इमरान खान भी, मौलाना फजलरहमान भी गए थे, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया था। वहाँ पे भी इस आईनी अदालत का क़याम को सपोर्ट किया गया था। अब जो इख्तलाफ है जो ज्यादा है वो है कि जी ये जजों के तबादलों के बारे में होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अदालत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसके असरात खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो इशू है। अब बड़ा मसला जो था ना, फील्ड 243 की बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल का ओहदा बरकरार, उसको फॉर ऑल टाइम से कम वर्दी में वो रहेंगे, उनके अख्तरात अब बढ़ भी जाएंगे, सारे सर्विस चीफ उनके नीचे काम करेंगे। वो एक जिसको कहते हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा, जॉइंट चीफ ऑफ चेयरमैन का दौरा खत्म कर में वो DSS वाला हो जाएगा, जो इंडिया में बाकी जगहों पे है। अब इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं। अब देखें, प्रेसिडेंट साहब ने मुस्तस्ना उनका रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ने और स्पीकर ने मना कर दिया, इस्तना नहीं चाहते कि इसके बाद कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो उसको इस्तना मिलेगा, वो नहीं है। फिर आप देख लें इस हवाले से जो NFC का मामला था ना, असल खबर ये है NFC को और 18वीं तरमीम को सादिया नहीं छेड़ा जा रहा। वो जो तो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ये इनके लिए मुश्किल वक्त था पीपल्स पार्टी के लिए। एक जो वाया मीडिया निकाला गया, मेरी खबर ये है कि ये 10% सूबे जो है ना वो सरेंडर करेंगे अपना फाइनेंशियल शेयर NFC का, और ये जो 7वें अवार्ड में जो पैसा जाता है ये तकरीबन क्लोज टू 1 ट्रिलियन रुपया ये एडिशनल दे देंगे ये अफवाज पाकिस्तान के लिए। पहले तो कहा करते थे जी कौन सी लड़ाई हो रही है, क्या है, अभी तो मुसलसल हम हालत जंग में है। वो देखें हिंदुस्तान वाले तो वो कह रहे हैं संदूर जारी है, किसी वक्त भी खतरा हमला कर सकते हैं, बड़ी बातें हो रही है, सरक्रीक से बहरी हमला वो करेंगे। तो इसके लिए सारे ऑन बोर्ड हैं कि जी इस वक्त जरूरत है कि पैसा दिया जाए। बाकी थोड़ा बहुत पैसा और वो देंगे, डेट के लिए पैसा देंगे, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो 800 बिलियन जाता है रुपया जाता है, इसमें से वो कहते हैं कि नहीं देंगे इनको। तो एक तो ये चीज तय हो गई है। अब वो जजों के तबादले पे एक है कि जी ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उस पर कुछ इख्तलाफ है, वो कहा जा रहा है सॉर्ट आउट हो जाएगा। सेनेट में आज जब मंजूर हो जाएगी, ये 90+ मेंबरों में से 2/3 फैसल 64 इनको मिल चुकी है। इसी तरह असेंबली का कल इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नंबर गेम में हुकूमत और इत्तेहादी कंफर्टेबल है। अब आखिरी बात रह जाती है इंपॉर्टेंट के जी PTI क्या करेगी। उन्होंने तो बड़ा अच्छा गई साहब ने कहा है मुखासत करेंगे पार्लियामेंट में, बाहर भी। देखिए तहरीकें चलती हैं फैसल इश्यूज की बुनियाद पे। अब इशू कोई नहीं रहा इनके पास। अगर आप कहेंगे एक बंदे की राय के लिए हमने सारी मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। वैसे भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आपने देखा अब तक कभी कोई उनको कामयाबी नहीं हुई। तो आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि ये एक सेटल मामला है। ये 27वीं तरमीम आ जाएगी और बकौल वाडा साहब के 28वीं में आएगी। अब देखें, अब हिंदुस्तान में आप हैरान होंगे सुन के फैसल के 109 तरमीम हो चुकी है। हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। ठीक है, अमेरिका की मिसाल दी जाती है, अमेरिका का 250 साल का वो आइन है, वहाँ पे टोटल 27 तरमीम हुई हैं, वहाँ कम हुई हैं। बरतानिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आए दिन तब्दीलियाँ की जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि उसको गिना जाए तो 200-250 उनकी तरमीम हो चुकी हैं उनके आइन में, जो रिटर्न आइन नहीं है। तो आमतौर पर तो हर चीज सीम टू बी ओके, और मेरा ख्याल है आसानी के साथ हुकूमत ये मंजूर करवाने में कामयाब हो जाएगी। अगला आखिरी सवाल आता है जी कि क्या
आगे क्या होगा। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए मसाइल होंगे, फंडामेंटल राइट्स पे हमले होंगे, ये अपरेंट तो नहीं लगता, लेकिन अब चूंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही है हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट को रोल मुझे कहने की जरूरत नहीं, बढ़ गया, उन्होंने स्पेस ली है और राइटली सो लोगों ने उनको दी। आज उन अफवाज पाकिस्तान की अगर इज्जत है तो इनकी पॉलिटिकल लोगों की अपनी एहतशाम साहब, पाकिस्तान ने ना डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रगल की है एंड लॉन्ग पाकिस्तान के ऊपर तोहमत या क्वेश्चन आता रहा है। जहां आज हम खड़े हैं उसके लिए हमने जितना स्ट्रगल किया है, हमें पता है हमारे मुल्क ने जितना स्ट्रगल किया है। पॉइंट इज, जब हम एनएससी की बात करते हैं, आपकी बात ठीक है, दुनिया भर में अमेंडमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक नहीं कई होती हैं, कई 100 होती हैं। पॉइंट इज कि हमें क्या लिमिट पता है। जब हम एनएफसी की बात करते हैं, ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान का डिफेंस हमारी अवलीन तरजीह है, बट फॉर हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू लुक इनटू दिस, बिकॉज हमें ये भी पता है एट द सेम टाइम कि हमारे सूबों की डेवलपमेंट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सूबों का इख्तियार था, इसके लिए एक बड़ी लंबी जद्दोजहद की है पाकिस्तान ने। ठीक है सादिया, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बड़ी बात होती है, इसमें तो आप देख लें हुकूमत भी कहती है कोई कदम नहीं लगाने जा रहे, वो बरकरार रहेगी। अभी देखें ना, जो बात हो रही कि सूबों को जो कंकरेंट लिस्ट खत्म होने के बाद दो चीजें जो बहुत सारे वहाँ करार दिए गए, दो चीजें उनको जो दी गई थी वो वापस ली जा रही हैं, तालीम का शोबा और पॉपुलेशन वेलफेयर का। अभी देखिए तालीम के मुकाबले में अगर आप देख लें तो कोई ढेले का काम नहीं है। अभी भी 2.5 करोड़ लोग बच्चे जो है ना स्कूलों से बाहर हैं। हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, सिर्फ 20 मिलियन लोग जो है ना वो उनके स्कूलों से बाहर हैं। तो एक तो ये, दूसरा पॉपुलेशन जो हमारा एक्सप्लोजन हो चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्लोज 3% है, दुनिया में ऐसा नहीं है। तो ये दोनों हम सूबे नहीं कर सके। और तीसरी बात है कि सूबे ना अपना पैसा जनरेट करते हैं, ना अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको बैठे बिठाए तकरीबन क्लोज टू 60% शेयर मिल जाता है, मजे करते हैं वो। नतीजतन अब उनके लिए अकाउंटेबिलिटी का भी टाइम है और हुकूमत उनसे तवक्को कर रही है कि जी आप अपने हासिल जो है ना उनको हासिल करें, अपने सूबे को चलाने का तरीकाकार अख्तियार करें। पॉलिटिकल सतह पे कंसेंसस हो गया, कुछ और चीजें हैं, होपफुली जो है ना मेरा ख्याल सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर देखना है कि सियासी माहौल क्या बनेगा। तहरीक तो चलती नजर नहीं आती, असेंबली में टफ टाइम देंगे, उनके पास देखें अपना बंदा कोई नहीं है। अच्छा, गई साहब जो एक पार्टी के लीडर हैं उनको उन्होंने दे दी है क़यादत, और दूसरी अपना असेंबली में और सेनेट में दे दी है, आरिफ साहब को दे दी है, जिनकी भी एक पार्टी है वो। तो मुझे नहीं लगता अल्लामा नासर अब्बास साहब को दे दी गई है, तो नहीं लगता कि पीटीआई को हुकूमत को टाइम दे सकेगी। हाँ, अगला सवाल ये है कि अब क्या ये सिस्टम किस तरह चलेगा। आम लोगों का ख्याल है कि जी देखें, अब जमहूरियत से सादिया लोग भाग रहे हैं। यूरोप में भी जो मॉडल इख्तियार किया जा रहा है वो चाइना का है। वो कहते हैं जी वो गो गेटर है, वो डिलीवरी करता है उनका सिस्टम। उन्होंने पिछले 20 सालों में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से बाहर निकाला। आज वहाँ पे कोई जॉब क्रिएशन का कोई इशू नहीं है, आज वहाँ पे गुर्बत नहीं है, और ये सारी चीजें वेस्ट में फेस की जा रही हैं। अमेरिका तो आप देख लें 3 हफ्तों से हुकूमत शट डाउन है, वहाँ तो बुरे हालात हो चुके हैं। वेस्ट में लोग कहते हैं कि जी चाइना मॉडल की तरफ जाएं और ये जो गुर्बत खत्म करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है, फैक्ट्री लगानी है, इसके लिए जमहूरियत का जो है ना वो इसमें वो बात नहीं बनेगी। शाम साहब, लेकिन इस सब के बीच हम ज़ोहरान को जीतते हुए भी देख रहे हैं ना, हु इज अ पर्सन हु प्रमोट्स डेमोक्रेसी। उसने तो सादिया कमाल ही कर दिया है, जिस तरीके से वो आया और आके छा गया। आप देख लें 3 बड़ों ने उसकी मुखालफत की थी। आप देख लें ओबामा ने उसकी मुखालफत की थी, उसके बाद आप देख लें एलन मस्क ने उसकी मुखालफत की थी, बिल क्लिंटन ने। बिल क्लिंटन के बारे में तो बहुत सारी फजूल बातें भी उसके बारे में कही हैं, तुम्हारे साथ मैं ये करूंगा वो करूंगा। मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था कि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी, रास्ता बना लेती है डेमोक्रेसी अपना। देखिए, डेमोक्रेसी इस लिहाज से तो सादिया ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू है, अभी भी ह्यूमन वैल्यूज को देखा जाता है। और फिर ये है कि आप बाहर से आ जाएं, अभी देख लें, क्योंकि वो पैदाइश उनकी युगांडा की, पेरेंट्स उनके इंडिया के हैं, वालिद गुजरात के हैं, वालदा उनकी ईस्ट पंजाब से हैं, तो वो सदर नहीं बन सकते, ठीक है, नेचुरलाइज सिटीजन नहीं है। बाकी उनको सारे हकूक मिलेंगे, अच्छी बात है जिस तरीके से आए हैं। अभी देख लें उनकी कैंपेन कामयाब कैसी, वो मस्जिद में वो गए, मंदिर में वो गए, चर्च में वो गए, सिनेगॉग यहूदियों के वहाँ गए। तो आप देखें यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने उनको वोट दिया। अभी एक यहूदी पार्लियामेंटर ने कहा है कि जी आपके लिए मुश्किल वक्त है, आप इजराइल आ जाएं, वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है वो बंदे ने 34 साल की उम्र में रिकॉर्ड टाइम किया। इस पे तो और अब तो देखें लंदन का भी मेयर भी इस पे भी डिस्कस्ड अ ग्रेट डील। मैं इस पे जरा बस आखिरी आपका टेक लेना चाह रहा हूँ। चलिए, अब 27वीं तरमीम और वोटिंग सारे मामला एक तरफ, नाउ ये जो मुल्कगीर तहरीक और एहतजाज का ऐलान किया हुआ अपोजिशन ने, कितना दम है इसमें, जरा ये बताइए। तो इनके जो क्लोज सर्कल्स है ना, वो भी प्राइवेटली फैसल ये कहते हैं कि जी अब मुश्किल है। अभी जो आखिरी तुर्क का पत्ता खेला गया था फैसल अफरीदी को बनाने के बाद, उनके बारे में आप देख लें, जो जिरगे में इतनी फजूल बातें की हैं, रियासत के बारे में, इदारों के बारे में,
उनके अपने लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये गलत फैसला इस आदमी को लाना। और दूसरी बात यह है कि आप भले मुखालफत करें, मतलब आपका एजेंडा तो आप देखें, आपने तकरीबन 20 दिनों के बाद हुकूमत बनाई है, वहाँ पे कैबिनेट बनाई है, कोई फोकस नहीं है वहाँ पे। सारे लोग उनके कहते हैं करप्शन इंतहा पे है, दहशतगर्दी वहाँ पे है। आपने धेले का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, आरटीएस बस को सिस्टम बनाया वो अब नहीं चला, आपने पता नहीं 100 बिलियन का $150 बिलियन पे लगा दिया। करप्शन की कहानियां घर घर में है, वज़रा उनके आपस में लड़ रहे हैं कि अपना पार्टी के अंदर उनकी लड़ाई है। तो आप मुझे बताएं कैसे लेके आएंगे, कोई तहरीक को चलाएंगे? तो कोई हालात में तहरीक चलती है हमेशा फैसल इशूज की बुनियाद पे। इशू क्या है? अगर आपका इशू है कि वन मैन शो एक बंदे को आपने रिहा कराना है तो ऐसे नहीं होगा। अदालतें आजाद हैं, जाएं वहां से रिलीव ले। और ये बड़ा आसानी के साथ भूल जाते हैं कि अपने जमाने में क्या हुआ था। राना सनाउल्लाह को 20 किलो हेरोइन के चक्कर में 1.5 साल अंदर भुगतना पड़ा उनको, किस किस बंदे को अंदर नहीं किया। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत है भाई, इसी को खत्म करने की तो मिसाक जमहूरियत हुआ था। आप उसको कायम करें, चलें, आप अपनी पोलिटिकल स्पेस खाली ना करें, कोई आपके दरमियान आके तफरका नहीं डालेगा। एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन को एक्सेप्ट करें। मैंने तो फैसल 10 इलेक्शन 70 के बाद हुए, मैंने सारे कवर किए, सब में यही होता रहा है। उसकी बुनियादी वजह कि पोलिटिकल लोगों का अपना जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सियासत में नहीं है। अभी आप मुझे बताएं, एमएनए का कोई काम है? सारा वक्त बैठ के क्या काम करते हैं जी? नालियां और जनाब लोकल गवर्नमेंट के छोटे छोटे काम है, यहाँ लेजिस्लेशन का काम है। अभी आप देख लें, एक बड़ा इशू जो इसमें निकला है, इसमें जो एनएफसी बना था कि ये सूबे जो है ये बुनियादी तौर पे जो क्या कहते हैं निचली सतह पे लेके जाना था खैरात की, लोकल गवर्नमेंट बनाने, इन्होंने बनना ही नहीं दिए। इसलिए कि एमएनए एमपीए उनका इतना स्ट्रांग इस पे होल्ड है, वो सारा का सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं। अभी आपने देखे तीनों पार्टियों के मंशूर में है कि जी नए सूबे बनाए जाएंगे, लेकिन मैनेज टू भाग जाएंगे। वो पैसा जो जाता है इनकी जेबों में या इनके सो कॉल्ड प्रोजेक्ट के नाम पे खत्म हो जाएगा निचली सतह तक। लेकिन ना सारी दुनिया में निचली सतह से काम होता है। यूरोप पूरे में देख लें, लोकल गवर्नमेंट का निजाम है, वो सारे काम करता है। पानी, बिजली, गैस, मोहल्ले के काम हम है। हमारे यहाँ ये काम असम्बलियां बैठ के कर रही होती हैं। जो काम उनका है लेजिस्लेशन करना, मुल्क के हालात को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करना। तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता ये एवोल्यूशन तो होगा, इट मे टेक टाइम, लेकिन इवेंचुअली हम उस तरफ जाएंगे। जी ठीक है। एहतशाम साहब, इसमें कितना जुडिशल मजिस्ट्रेट की हम बात कर लेते हैं, इसमें कितना रोल इसका भी होगा? इसके ऊपर अक्सर कम बात की गई, लोगों ने शुरू में इसके ऊपर थोड़ी बात की, बट ऑब्वियसली जो दीगर मामला थे वो ज़्यादा बड़े थे। इसका कितना रोल होगा ग्रास रूट लेवल से मसाइल को हल करने का, और इसमें कहाँ पर लोगों के शकूक व शुबहात हैं? देखिए सादिया, शकूक व शुबहा वाली बात तो ये है कि जब ये 2002 का ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लगाया था डेट मुशर्रफ साहब ने, तो उस वक्त ये बड़े जबरदस्त तरीके से चला था। इख्तियारात की निचली सतह तक मामला गए थे। उसके बाद आपने देखा जो ही मुशर्रफ साहब गए, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने मिलकर लेजिस्लेशन की और ये खत्म करके दोबारा कमिश्नरी निजाम बहाल कर दिया। उसमें मजिस्ट्रेट का रोल होता था। देखिए आप और मैं वो मजिस्ट्रेट था, अच्छी तरह याद शहर में घूमता था, मेक श्योर करता था कि बड़ी कंट्रोल रहता था। हाँ, इख्तलाफ इस बात पे है कि उसको उन्होंने कुछ जुडिशियल पावर भी दे दी है, छोटी छोटी पावर दी है, ताकि छोटे छोटे मामला जो है ना वहीं पे हल कर लिया जाए, बजाय बैठ के कि जी आप सिविल कोर्ट से मुकदमा जाता है, खारिज होता है, सेशन में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यही वजह के 22 लाख टोटल मुल्क में केसेज हैं, 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। असल मसला तो अदालतों का, आपका मेरा, लोगों के मसाइल हल करना है। कि सारा दिन बैठ के लेजिस्लेशन आए, पार्टी को बंदे को निकाला जाता है, वो अदालत में चला जाता है। किसी का कोई मसला होता है, सारे काम रोक के तो आईनी बातों में शुरू हो जाए। अच्छी बात इस दफा हुई है कि इन्होंने पैरामीटर तय कर दिए कि जो केस जब आएगा वो अपनी बारी पे लगेगा। तो अब ये है कि वो कम से कम ये नहीं हो सकता कि जी आप, हाँ ये है कि कोई फंडामेंटल राइट्स का इशू हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू द जुडिशरी के पास जाके रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में जाके वक्त ज़ाया करना अदालत का और आपका मेरे लोगों को जो काम होने वो नहीं होते। तो होपफुली यही कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बढ़ जाएगी तो 70-80% केसेस वहां चले जाएंगे। अदालत का काम ये हो जाएगा डे टू डे बुनियादों पे, मर्डर के केसेस हैं, जायदादों के केसेस हैं, हुकूक के केसेस हैं, बेशुमार और चीजें वो जिसको कहते हैं चीजें फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। बहुत सारे मौजूआत पे 27 अमेंडमेंट्स के सारे ही पॉइंट्स को मेरे ख्याल में डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। चीजें फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं दोस्त।
चीजें फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं। और 6 का नंबर पाकिस्तान के लिए जहां इस्तेमाल होगा, जीत पाकिस्तान की होगी। वेल बड़े तो कहते हैं कि 7, फिर वो कहते हैं 8 तक। खैर सियासी मामलात को क्योंकि हम get the 6-0. Did you get the 6-0? I did get the 6-0 and I said कि बड़े तो कहते हैं कि 7 और 8 तक मामला चले गए, जी, लेकिन बिल्कुल। देखिए हम क्रिकेट को सियासत से दूर रखेंगे, हम सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि 2 बड़े अच्छे दिन रहे पाकिस्तान के लिए। एक तो हफ्ते के दिन पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीती एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर सीरीज विन फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान। एक तो भाई बहुत बहुत मुबारक, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्सेस भी जीत लिया। खैर ये तो पहला ये वो था मैच, और इसमें फाइनली साइम अयूब केम इनटू हिज ओन। बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। ये विकेट इतना आसान नहीं था। एंड दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने कुवैत को हरा के सुपर सिक्सेस जो है वो भी अपने नाम कर लिया। तो 2 दिन में 2 बड़ी जबरदस्त खबरें। और क्रिकेट की दुनिया से, जब क्रिकेट से अक्सर हमें हर तरफ से अच्छी खबरें नहीं आती, एंड वी आर यूजुअली ऑन द सैड साइड ऑफ द स्टोरी, बट टुडे थैंकफुली वीक का स्टार्ट कुछ ऐसा है कि हम हैप्पी साइड पर हैं ऑफ द स्टोरी। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान ने वनडे अच्छे तरीके से जीता। That was one part of it when it comes to the batting order. जी बिल्कुल। जो आखिरी वनडे था बड़ा कन्विंसिंगली जीता, लेकिन बैटिंग इसलिए अच्छी हो पाई क्योंकि बॉलर्स ने बड़ा कमाल किया। Which leads me to this thing कि जब हमारे पहले वनडे में भी अबरार ने अच्छा किया और तीसरे वनडे में भी अबरार ने अच्छा किया, तो अभी ये दूसरे वनडे में उसको क्यों नहीं खिलाया? उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, एक क्लिफ हैंगर टाइप चीज़ हम करना चाह रहे थे कि बोर ना हो जाए फैसलाबादी। वैसे फैसलाबादियों आप बहुत मुबारक एंड शुक्रिया कि यू केम अप, यू टर्न्ड अप इन ह्यूज नंबर्स। और ये अबरार हैं जिन्होंने आए पिच पे और उन्होंने ऐसे मौके पे आए थे जिस वक्त ऑलरेडी 70+ स्कोर हो चुका था भाई साहब, लेकिन उसके बाद अबरार आया और अबरार ने कहा एब्रा का डेबरा, और वो जादू उन्होंने चलाया और मैजिक वॉन्ड चलाया। और उसके बाद देखते ही देखते ये बोल्ड, वो बोल्ड, डोनोवन बोल्ड, बॉश बोल्ड, किसी को भी नहीं छोड़ा अबरार ने। बड़ी अहम फतह में किरदार निभाया अबरार ने। एंड देन 144 का मीडियोकर सा टारगेट था और वो भी पाकिस्तान में पूरी सलाहियत थी कि हम उसको करें। खास तौर पे बाबर, देखिए वरना जितना छोटा टारगेट पाकिस्तानी बैटर्स के लिए आप सेट करते हैं, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग वो आपके लिए बना देते हैं कि नहीं भाई हम आपको बताएंगे, वन साइडेड नहीं होने देंगे मैच को। एनीवेज हमें इसको डिस्कस करना है, बट आर वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक बिफोर वी गेट इनटू दिस सेगमेंट अगेन? सो यस, ले रहे ब्रेक, वापस आते हैं, दोबारा बात करें। वेलकम बैक। हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान के लिए 2 अच्छे दिन, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी कुछ सियासत भी है, और वो ये कि जो एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कहा जा रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है बिटवीन BCCI एंड ICC एशिया कप की ट्रॉफी को लेके। तो इन सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं याह्या हुसैनी, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम एंकर हैं। याह्या भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर यू ज्वाइनिंग अस इन द शो। तो सर सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के लिए 2 दिन अच्छे रहे बैक टू बैक। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया ODI सीरीज़ में, अगले दिन पाकिस्तान ने हांगकांग सुपर सिक्सेस भी जीते, तो अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट है कि ना ही साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी तगड़ी थी और ना ही हांगकांग सुपर सिक्सेस में बाकी टीमों ने अपने तगड़े लोग भेजे, बट स्टिल विक्ट्री तो विक्ट्री है ना सर। सर अभी तो फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, और सादिया आपको भी। और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान को हफ्ते से इतवार के दरमियान क्रिकेट के हवाले से 2 अच्छी खबरें मिली। एक ट्रॉफी को शाहीन शाह आफरीदी ने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लिफ्ट किया, और दूसरी ट्रॉफी जो है वो अब्बास आफरीदी ने हांगकांग में उठाई। तो जीत और ट्रॉफी को उठाना ये डेफिनेटली एक अच्छी खबर है, और पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया की एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान जब भी जीतेगा तो शायद सुर्खियों में नाम आएगा, हेडलाइंस जो हैं वो अच्छी बनेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कराची से खैबर तक आवाज़ तो लगती है, लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। लेकिन फैसल, मैं हांगकांग की जीत को, जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर जीत थी, उसको ज्यादा अहम मैं समझता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान 6ठी मरतबा ये टूर्नामेंट जीता, 2012 के बाद पाकिस्तान ने ये टाइटल जीता, और नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब अगर आपका ये सवाल मुझसे है कि मैं हांगकांग सुपर सिक्सेस को जो है वो
शाहीन शाह अफरीदी की टीम की कामयाबी से क्यों बड़ी करार दे रहा हूं, तो देखिए जनूबी अफ्रीका की टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान में मौजूद थी। जीत होती है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गिरते पड़ते कामयाबी हासिल की, हमारी बैटिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हम एक दो खिलाड़ियों के ऊपर मैच जीत जाते हैं, हमको बिल्कुल जो है कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, वो हम नहीं जीते। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, पुराने खिलाड़ियों को हम लेकर आए हैं, हमने सारे खिलाड़ियों को खिला लिया, कोई बाहर बचा नहीं था। हसन नवाज जिनकी बात हो रही थी कि जी इनको खिला लो, इनको डाल दो टीम में, उनको भी खिला लिया आपने। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम इस सीरीज से बहुत कुछ हासिल करके गई है। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्राई किया, हमने सिर्फ जीत हासिल की है और बाकी हमारा दामन खाली। सही। याया, आपको नहीं लगता कि ये जीत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी थी? हम डरे हुए से हैं, एशिया कप में जो हमने किया है उससे पिछली जितनी भी, चाहे फिर वो सीरीज़ हो या टूर्नामेंट्स हो, इवेंट्स हो, हमने कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं किया, तो हमारे लिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम जीत हासिल करें। एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है हमारे पास ज़्यादा। किसी हद तक साथिया आप वजह फरमा रही हैं कि पाकिस्तान की टीम को जीत की बहुत जरूरत थी, और ये भी हकीकत है कि होम ग्राउंड पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को घर में शिकस्त दी है। लेकिन हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं। हम जिसको टीम में रखते हैं उसको टीम से निकालने की बात करते हैं, जिसको टीम से निकाल देते हैं उसको टीम में लाने की बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जनूबी अफ्रीका की टीम जो है उन्होंने इस सीरीज में अपनी टीम में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में क्वांटन डिकॉक को वापस लेकर आए थे, प्रिटोरियस को उन्होंने मौका दिया, नए खिलाड़ियों के साथ उन्होंने एक बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो है वो एंट्री दी। हमने जनाब क्या किया, आप मुझे बता दीजिए। ना हमारे पास बैटिंग पूरी है, ना हमारे पास बॉलिंग पूरी है, हम ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। 91 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में 21 साल के बाद जनूबी अफ्रीका वापस आया था, वो बड़े मैचों में जाकर हार जाते थे क्योंकि वो आधा तीसर आधा बटेर खिला रहे थे, ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे थे। इंतहाई माजरत के साथ मैं आपसे कहूंगा कि सीरीज में आपने जनूबी अफ्रीका को हराया, 2 मरतबा फखर जमान 0 पर आउट हुए। पूरी सीरीज में बाबर आजम 100 रन नहीं बना सके, पूरी सीरीज में मोहम्मद रिजवान 100 रन नहीं बना सके। आपकी बॉलिंग में शाहीन आफरीदी आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। चले आप कह सकते हैं कि जी पहले एज ए कैप्टन उनकी सीरीज थी, लेकिन आपने हासिल किया क्या? ना आपके बैट्समैनों के पास कॉन्फिडेंस है, ना आपके बैट्समैनों ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी, बस एक ट्रॉफी आपने उठाई है। सही, बिल्कुल। अच्छा याया भाई, इसको अगर सिर्फ हम देखें ना कि साउथ अफ्रीका की जो ये 11 थी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी, और एक अगर हम ये 11 बना लें कि जिसने खेलना था, तो 11 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो पक्के खिलाड़ी थे जिनको साउथ अफ्रीका ने ऑप्ट ही नहीं किया। तो ये तो अब तकलीफ होती है ये सुन के कि भाई बी साइड है, बी साइड से खेल रहे हैं, लेकिन ये बात है बावूमा, रबाडा, माकरम, ब्रेविस, यू जस्ट नेम इट, नहीं थे ना आपके पास, और इसमें हमने हासिल भी कुछ नहीं किया। आपने अपनी एक बात की थी कि बाकी हमारा दामन खाली है। अब तो ये खाली दामन को फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस वालों से भर लिया जाए, फिर क्या कहते हैं अब्बास? अब मैंने ये टूर्नामेंट देखा है सुपर सिक्सेस का यार। अब्बास ठीक है, वो सेलिब्रेशन टाइप ऑफ क्रिकेट है। अब्बास आफरीदी ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा दिए और फाइनल में भी हाफ सेंचुरी कर दी, बट अब्बास आफरीदी इज वन प्रोस्पेक्ट जो कि हमारा रेगुलर हिस्सा होना चाहिए, क्यों नहीं है? सौतेला है। फैसल, आपका सवाल बजा है, लेकिन अब्बास आफरीदी भी, वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। तो अब्बास आफरीदी पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। उमर गुल के जो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हैं उनके नेफ्यू हैं। लेकिन अब्बास आफरीदी आपको बहुत अच्छे लगे, फाइनल में बेहतरीन खिलाड़ी का उन्होंने एजाज हासिल किया, बट ऑन द अदर साइड जो स्टोरी है वो भी दिल दुखाने वाली है कि अब्बास आफरीदी जो है वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाते, टू मच वो स्लो वन बॉल करते हैं, जिसकी वजह से वो टीम में अपना एतबार और एतमाद खो बैठे। इस टूर्नामेंट में अब्दुल समद, उनको आपने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कॉल किया है, हसन नवाज को आपने ड्रॉप किया है, ख्वाजा नाफे एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मास सदाकत इस टूर्नामेंट में आपके लिए खेले जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे। लेकिन अब्बास आफरीदी के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक नई लाइफ लाइन जो है वो ओपन हुई है। ठीक है, या ऑब्वियसली हमने बड़ा फॉलो किया है एशिया कप के बाद। एशिया कप तो ख़त्म हो गया लेकिन उसकी ट्रॉफी की जंग नहीं ख़त्म हो रही थी। फाइनली चीज़ें सेटल इन हो रही हैं, लेकिन क्या मैं कोई ये उम्मीद रख सकती हूँ कि इसके साथ
things can also settle between BCCI and PCB? आप गालिबन ट्रॉफी के हवाले से सादिया बात मैं यही कह रही हूँ कि एशिया कप खत्म हो गया, उसकी ट्रॉफी का जो ड्रामा है वो खत्म नहीं हो पाया, बट ट्रॉफी के मामले को खत्म हो जाने के बाद, उसको सौंप दिए जाने के बाद, क्या हम इस सिचुएशन को भी बेटर होते दे सकते हैं BCCI और PCB के लिए? सादिया, किसी हद तक बर्फ जो है वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है। वो जो बहुत चौड़े होकर आ रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि घुटनों पे आ जाएंगे, क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा था कि नवंबर में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास है, उस इजलास में जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है उनको ये कर दिया जाएगा, उनके साथ ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की इजारादारी है, लेकिन उनको पता है कि जनाब गलत तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने वही किया जो उनका सवाबदीदी इख्तियार था। वो कह रहे हैं कि जी वो वजीर दाखिला है, तो वजीर दाखिला तो वो तब भी थे जब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट का इनेकाद किया। वो वजीर दाखिला तब भी थे जब 7 सितंबर को टूर्नामेंट की तकरीब रोनुमाई हुई और उसमें सूर्या कुमार यादव जो थे, उन्होंने सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के साथ हाथ मिलाया। अभी खवातीन वर्ल्ड कप भारत में खत्म हुआ है और फाइनल में हरमनप्रीत कौर को जो है वो ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह साहब ने दी, और इस बात का खुलासा हो गया कि जो कुछ सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे। कोई उन्होंने गलत नहीं किया, कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिस पर आप उनको कहें कि जनाब उन्होंने अपने ओहदे का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है। एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो अपनी हुदूद में रहे। एज ए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह उन्होंने सही अंदाज में काम किया। ICC के मेंबर की हैसियत से उनका किरदार सबके सामने है। आप कहते हैं वजीर दाखिला है वो, तो उन्होंने कभी इन तमाम चीजों को मिक्स नहीं किया। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है अपनी हुदूद को पार नहीं किया। उन्होंने इस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक अलग एंटिटी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एक अलग एंटिटी है। उन्होंने कहा कि जी आप लोग अपने अफ़ाम तफ़हीम के साथ इस मसले को हल कराएं। एजेंडे में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ICC के एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी का मामला नहीं था। और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जो है वो रास्ता निकालना पड़ेगा, और रास्ता निकालने के बाद ट्रॉफी उनको सिर्फ और सिर्फ सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के हाथों से ही लेनी पड़ेगी। जी अच्छा, इसमें वैसे आया भाई एक चीज़ मैं आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर आपसे पूछूंगा। ओलंपिक्स का शोर हो रहा है इस वक्त, और कहा यह जा रहा है, खबरें ये है कि ICC कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि हर रीजन से गालिबन एक टीम जाएगी, और इस हिसाब से एशियन रीजन से जिसने जाना है वो इंडिया ने जाना है। पाकिस्तान के रास्ते ओलंपिक्स में बंद कर रहे हैं, क्या खबरें अंदर की सर? फैसल देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कर रहा, एक तरीका कार है, और पाकिस्तान के कोई रास्ते बंद नहीं कर रहा। अगर आप बात करें ओलंपिक में, तो ओलंपिक वाले जो है वो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहे कि जी ओलंपिक में पाकिस्तान और भारत का जो है वो मैच यकीनन हो। ये जो ICC का इवेंट होता है या एशियन क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर पाकिस्तान और भारत का मैच कराने की बात की जाती है, क्योंकि ये प्रोफेशनल मामलात हैं। लेकिन ओलंपिक में ऐसा कोई मामला नहीं है। ओलंपिक मुल्कों को यकजा करते हैं, अखुवत, मोहब्बत, ये गानेगत के एतबार से जो है वो खेलों के आलमी मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। तो ये जो आपने बात की कि पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हर बड़े आजम की जो टॉप टीम है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल है, उस हिसाब से वो काम। ठीक है, अब ज़रा ट्रायंगुलर सीरीज़ पर भी आ जाते हैं। पहले बड़ा शोर मचाया, आपने भी देखा होगा, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हसन नवाज, हसन नवाज, हसन नवाज। हसन नवाज वाज डिसअपॉइंटिंग, हमें पता है, लेकिन फिर हम ये बोलते हैं यंग प्लेयर्स, और फ़खर ज़मान को उनकी जगह लेकर आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, हैज़ फ़खर ज़मान रियली डिलीवर्ड कि हम हसन को हटाएंगे, या हमारे पास ऑप्शंस ही इतने लिमिटेड हैं कि हमें वापस वहीं जाना पड़ता है अपने सीनियर प्लेयर्स के पास? साथी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही बात कर रहा था कि फ़खर ज़मान ने कोच माइक हेसन से गुजारिश की कि जी मैं कायदेतन ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में जो है मैं ब्रेक चाहता हूँ। लेकिन जो उनकी वापसी हुई है, देखिए वो कहते हैं क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है फ़खर ज़मान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, लेकिन कब तक हम इस वर्ल्ड क्लास के टैग को लेकर जो है, सही बात, वो जनाब तकिए पे सर रख के सोते रहेंगे, अपने दिल को जो है वो बहलाते रहेंगे
दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक मैच के ऊपर आप पूरी सीरीज खेल जाएं, एक सीरीज के ऊपर आप पूरा साल क्रिकेट जो है वो खेल जाएं। हमारे पास हो रहा है। तो इन खिलाड़ियों को भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि पीछे पाइपलाइन में नए खिलाड़ी जो हैं वो तैयार हैं, मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा जो है वो इन लेकिन खिलाड़ियों ये को मौका दिया ही तो करनी नहीं पड़ेगी। जाता। अभी अबरार के लिए भी आप देख लें, ही प्लेड इन द फर्स्ट मैच, ही डिड फाइन, सेकंड से पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया, फिर तीसरे में आप उसे दोबारा लेकर आ गए। ये हमारा जो एक पैटर्न है हमारे बड़ों का, प्लेयर्स को सीरीज में लाने और सीरीज से निकालने और फिर अगली सीरीज में ना रखने का, ये बड़ा ही इनकंसिस्टेंट है। इससे कोई भी प्लेयर होगा वो शेकी हो जाएगा। सादिया देखें, मैं और आप तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने खिलाना है, जिन्होंने टीम में डालना है, जिन्होंने टीम से निकालना है, उनको हम सजेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके फैसलों को हम तब्दील नहीं कर सकते। हमारा काम तो यहाँ पर बैठकर जो है वो सलाह देनी है। हमारा काम तो बेहतरी की तरफ होने वाली गुफ्तगू के मयार को आगे बढ़ाना है। फैसले करने वाले तो हेल्म ऑफ अफेयर्स को देख रहे हैं, उनको अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए। और याया भाई, आखिर में इस सीरीज से चले हमने बात कर ली, एक तो बाबर आजम पता नहीं क्या मसले मसाइल हैं, क्लास प्लेयर को आप स्ट्राइक रेट पे आपने लगा दिया और उसके बाद जो हुआ उसके साथ वो हुआ, लेकिन आखिरी वनडे में तो उसने कहा कि अच्छा कोई बॉलर नहीं आउट कर पा रहा ना मुझे, तो चलो अब मैं रन आउट ही हो जाता हूँ। जब आप किस्मत आपकी ऐसी हो कि ऊँट पे बैठे और कुत्ता काट ले तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फ्यू पॉजिटिव्स आउट ऑफ द टूर्नामेंट अगर मैं बात करूँ, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू साइम अयूब, और 15 इनिंग्स में उनकी जो एवरेज है वो 50 से ऊपर है। मैंने सिर्फ जसारत की है एक कि मैं ज़रा सईद अनवर और सौरव गंगुली के उनकी इनिंग्स जो शुरुआत उन्होंने की थी 15-15 उनके देखूं तो साइम इज़ वे अहेड ऑफ देम। मैं कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन साइम अयूब जैसा टैलेंट कैसे देखते हैं, और जिस तरह बाबर के साथ जो हमने किया है, खुदा न खासा साइम के साथ तो हम नहीं करेंगे। फैसल भाई, बात दरअसल ये है कि लोहा जो होता है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन अगर आप लोहे को भी धूप में रखेंगे, उस पर पानी डालेंगे, तो लोहे को भी जंग लग जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ये जो टैलेंट और एहलियत की हम बात कर रहे हैं ना साइम अयूब की, इससे ज्यादा टैलेंट वेस्ट मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। इससे ज्यादा मैंने किसी को मौके मिलते हुए देखा नहीं है। हमारे पुराने खिलाड़ी जो है वो आज रो रहे होते हैं बैठ के कि यार इतने मौके तो अगर हमें मिल जाते हैं तो हम तो जनाब केटू की चोटी को सर कर लेते। तो इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। साइम अयूब का असल काम बल्लेबाजी करना है। साइम अयूब को इतने मौके मिल चुके हैं, इतने अंडे तो मेरा ख्याल है लोग नाश्ते में नहीं खाते हैं जितने साइम अयूब जो है अपने मुख्तसर से इंटरनेशनल करियर में खा गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? अभी आपने मुझसे सवाल किया, बाबर आजम को आप टीम में लेकर आ गए, बाबर आजम को आपने निकाला और आप वापस लेकर आ गए। किस बुनियाद पर आप उनको लेकर आए? उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर अपनी फॉर्म हासिल करेंगे तो दुनिया में ऐसे नहीं होता। तो नताइज आपके सामने मौजूद हैं। जब तक यहाँ पर एहतिसाब का अमल नहीं होगा, जब तक खराब कारकर्दगी पर निकालने वाले को आप अच्छी कारकर्दगी पर टीम में वापस लेकर आएंगे नहीं, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कभी जाएंगे तो चांद तक लेकर चले जाएंगे और कभी मामला शाम से पहले खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया याया, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें और भी शोज में आपका एनालिसिस मिल सके। बट उस वक्त गेट द इनसाइट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड क्रिकेट इन पाकिस्तान। जनाब, कराची की सड़कों पे एक नया फैशन चल पड़ा है। लोग ई चालान से बचने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। वो ऐसी शर्ट्स पहन रहे हैं जिन पर सीट बेल्ट का डिज़ाइन बना हुआ है। आई मीन यार, कराची और जुगाड़ दो जुड़वा बहनें हैं। हाँ। और कुछ ड्राइवर्स ने अपनी शर्ट्स पे ही सीट बेल्ट छपवा ली है। ये सादिया, ये देख, मतलब मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा, सीट बेल्ट वाली टी शर्ट पहन लूंगा। दिस इज, आई डोंट नो, मुझे लगता है, मुझे ये फनी लगा था एट फर्स्ट जब मैंने ये देखा था। यस, लुक एट दिस। ये जब मैंने पहली दफ़ा टी शर्ट देखी तो मुझे लगा कि शायद ये कराची वाले जो है ना सिर्फ कैमरास का प्रैंक करना चाहते हैं। वो सीट बेल्ट ना लगाने से सॉर्ट ऑफ उनका कोई लेना देना नहीं है, बट दे जस्ट वांट टू शो द फनी साइड ऑफ देम। आपको क्या लगता है? नहीं, दिस इज बिल्कुल भी फनी साइड नहीं है। हम इस पे जितना भी बैंटर कर लें ये एक अलग चीज़ है, लेकिन
ये बिल्कुल भी फनी नहीं लेकिन है। आप इमेजिन करें कि आप 500,000 रुपए की टी शर्ट खरीदते हैं, बेल्ट नहीं लगाऊंगा, बेल्ट नहीं मतलब आप चालान से बचने के लिए एक टी शर्ट खरीद रहे हैं पैसे देकर, तो भाई एक सीट बेल्ट लगा लेने में क्या मसला है फिर? दो चीज़ें सादिया, एक तो ये कि आपको वो वाकया याद है, कराची की खातून थी, पोलियो की टीम आई थी पिलाने, जी तो उन्होंने क्या था, नहीं पिलाऊंगी नहीं पिलाऊंगी नहीं पिलाऊंगी। तो ये भी कराची में भी यही हो रहा है इस वक्त कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नहीं पिलाऊंगी, नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी। एक तो चीज़ अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। आई वाज शेयरिंग अ कार विद एन एयर होस्टेस, कुछ दिन पहले की बात है, और आई वॉज सरप्राइज टू सी कि जिस कार में मैं बैठी हुई थी वहाँ एक एयर होस्टेस बैठी हुई थी और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। ये तो वही आपने एयर उनको होस्टेस नहीं, है, आपने उनको ये नहीं वही कहा कि एयर आप होस्टेस अपनी है जो हर कमर फ्लाइट की पे कहते पेटी हैं कस कि लें। भाई अपने बेल्ट्स बांध लीजिए। सो प्रॉब्लम इज वन, जब हमें रूल फॉलो करवाना है तो हम करवाएंगे, लेकिन जब हमें आज़ादी मिलेगी कि हम करें या ना करें तो हम चूज करेंगे कि हमने नहीं करना। तो नेशनली यानी हमारा ये अवामी एक तरीकाकार है कि नहीं करना फॉलो रूल को, भाई उससे बचने के लिए हम हजार जतन कर लेंगे, उसको फॉलो करने के लिए एक सिंपल एडवाइस हम नहीं फॉलो करेंगे। मेरा एक दोस्त शादी की तकरीब में आया और वो नाराज था। मैंने कहा क्या हुआ? यार मेरा कॉलर और मेरी गंदा हो गया ये सारा। मैंने कहा क्यों गंदा हो गया? क्योंकि मैंने सीट बेल्ट लगाया था। मैंने कहा सीट बेल्ट लगाने से गंदा? असल में मैंने पहली बार लगाया था ना, तो कभी साफ ही नहीं हुआ था वो सीट बेल्ट। पहली बार लगाया तो पता चला। अरसे से सालों से नहीं लगाते आए बॉस। हाँ ठीक है सड़कों में गड्ढे हैं, हाँ ठीक है गड्ढे हैं, हाँ ठीक है मंसूबे मुकम्मल नहीं होते, लेकिन ज़िंदगी आपकी है ना भाई। सिर्फ इतना सा देख ले, कुछ ना करें, यूट्यूब करें, विदाउट सीट बेल्ट एक्सीडेंट जाके सर्च कर लें और आपको लग पता जाएगा। हल्का सा भी टच होता है शीशा फाड़ के बाहर निकलेगा आप, खुदा ना खास्ता। Well, with that, we are taking a ब्रेक। See you after this. एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वेल सादिया, हमने अपने शो में कई मरतबा ये इशू रेस किया है कि जो चिड़ियाघर हैं पाकिस्तान में, उनकी जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। सबको बहुत अच्छा लगता है वो जाएं चिड़ियाघर, जानवरों को देखें अपनी आंखों के सामने, लेकिन जानवरों को कैसा लगता होगा कि उनको लिटरली कैद खानों में, और वो भी ऐसे कि जहाँ पे ना सफाई का निज़ाम, ना उनके खाने पीने के सही मामलात। लेकिन अब इस पे बड़ा फैसला है वो। बिल्कुल, और ये फैसला अपने व्यूअर्स के सामने रख देते हैं। और ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर के चिड़ियाघरों के निज़ाम पर एक बड़ा फैसला ये दिया कि अब चिड़ियाघर कायम करने और जानवरों को पिंजरे में रखने के पूरे तस्वुर का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। और इसी हवाले से जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो और जस्टिस सैयद फयाजुल हसन शाह पर मुश्तमिल बेंच ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि जो मादा रीछ है रानो, जिसका हम अपने शो में कई दफ़ा तस्करा भी कर चुके हैं, उसकी मुंतकली से मुताल्लिक केस की समाअत में रानो को इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने के बाद अदालत ने मामले की वसअत बढ़ाते हुए सूबे के तमाम चिड़ियाघरों में जानवरों की फलाह पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, विच इज़ अ गुड डिसीजन। और आई थिंक मेरे ख्याल में जब आप बात करते हैं, बात करने से बात बनती है, हम ये बात करते रहते हैं, आई थिंक अच्छा हुआ इस बारे में बात की गई दैट यू नो इवेंचुअली जो है वो अदालत को ये करना पड़ा और बहुत अच्छे तरीके से ने उसके ऊपर रोशनी भी डाल दी। नाउ द स्पॉटलाइट इज ऑन ऑल द एनिमल्स दैट आर केप्ट इन कैप्टिविटी इन द जूज। माहिरा उमर, डायरेक्टर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी पॉज, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माहिरा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, मैं ये भी व्यूअर्स को बताऊं कि माहिरा वाज इन वन ऑफ द टीम्स जो कि गई और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी भी। तो माहिरा, एक अच्छा फैसला है अदालत की तरफ से। पहले तो ये बताइए इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? जी फैसल, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये फैसला रानों के लिए हुआ, तो रानों की ये जीत और बाकी जानवर जो पिंजरों में कैद हैं, तो उनके भी हालात बेहतर किए जाएं और हमारा फोकस जो है वो अब जूज और सेल से सेंचुरीज की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जूज तो वो कुदरती माहौल उन जंगली जानवरों को फराहम ही नहीं कर सकते जो कि उनके अपने हैबिटेट्स और इकोसिस्टम्स फराहम कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ माहिरा, आम लोगों के फहम के लिए, चिड़ियाघर, जू, ये एक चीज़ हो गई। आपने बात की सेंचुरीज की, और उसका अगला स्टेप है सफारीज। मुझे बताइएगा तीनों में फ़र्क, डिफरेंस, और हम कब तक ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, इस ट्रांजिशन की ज़रूरत भी क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ तो अगर कोई सफारी पार्क है तो वो भी जू की तरह ही है। जानवर
पिंजरों में कैद हैं और शायद आप कोई बस या गाड़ी में वहां से आप गुजर सकते हैं, लेकिन वो जो जानवर हैं वो तो पिंजरों में कैद हैं ना, वो इतना पैदल चल सकते हैं। हमारे जो कराची में जो हाथी थे दो पहले सफारी पार्क में, तो उनको भी पिंजरों में ही बंद रखा होता था, उनको भी 3 टांगों से चेनों से बांध के रखते थे। तो कहने को वो सफारी पार्क था, लेकिन हालात जू जैसे ही वहां पे भी होते हैं। राइट, लेट्स कम टू दिस अदालती कार्रवाई पर बात करते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल कि जी ये फाइनली टेकअप किया। ऑब्वियसली हमारे मुल्क में हर चीज़ देर से उसके ऊपर बात की जाती है। हमारे यहाँ परसेप्शन क्लियर होने में दिहाइयाँ गुजर जाती हैं और कई दिहाइयाँ गुजर जाती हैं। फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, हमें इस पर कहाँ तक जाना चाहिए? क्योंकि देखिए ये जो ज़ू का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे जहनों से नहीं निकला है। सेंचुरी की आप बात करिए, हम तो बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। आप जानवरों को अपने ज़रिया ना बनाएं, माश ना बनाएं अपना, और ना वहाँ से पैसे जो हैं कमाने के लिए उनको अजियत दें। ये कॉन्सेप्ट इतना एलियन है हमारे मुल्क में, हम सोचते नहीं इस बारे में। जी, हमारे मुल्क में इतने खूबसूरत नेशनल पार्क्स हैं जो कि इन जंगली जानवरों की असल पनाहगाहें हैं। तो ज़रूरत तो ये है कि हम उन जानवरों को वहीं पे रहने दें, और अक्सर बेशतर जो हमारे जानवर हैं वो तो वहीं से पकड़ के लाए पिंजरों में जाते कैद किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे पॉर्क्यूपाइंस हो गए, जैकल्स हो गए, फ्लेमिंगोज और पेलिकन्स को भी वेटलैंड से पकड़ा जाता है। डेजर्ट फॉक्सेस हो गए, फिशिंग कैट्स, बंगाल फॉक्सेस। तो इनको रहने दें वहीं जहाँ पे अल्लाह मियाँ ने इनको बनाया है जीने के लिए, वो उनका असल घर है। अब उनको सीमेंट के पिंजरों में रखें, तो अगर मैं आपको मिसाल दूं पोर्क्यूपाइन की, कि वो नॉक्टर्नल जानवर है, उसको मिट्टी की जरूरत है, वो खुदाई करता है, वो मिट्टी में रहता है। तो उसको अगर सीमेंट में आपने बंद कर दिया और फिर नाइट केज भी उसका आपने बंद कर दिया, और दिन में वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए शोर में उस सीमेंट पे वो करे क्या? तो उसकी तो जिंदगी वो तो बिल्कुल अजियत में है। बिल्कुल। अब हमें इस चीज का एहसास करना होगा। अगर हमें आंखों से ये चीज नजर नहीं आ रही, तो अपने दिल से देखने की कोशिश करें। और अब ये जो जानवर जिनको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, जैसे रानो, वो भी देवसाय नेशनल पार्क से पकड़ी गई होगी। माओ को मार देते हैं, बच्चे को अलग कर लेते हैं, और फिर छोटे से इस तरह मसनूई माहौल में रखते हैं। अब उनको दे आर ब्रोकन एनिमल्स विद ब्रोकन स्पिरिट्स, तो उनको तो हीलिंग की जरूरत है। तो हमें तो कहीं अपने अंदर ये एक कंपैशन ढूंढना होगा कि उन जानवरों के लिए हम सेंचुरीज, ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं हर सूबे में। अब सिंध में जैसे एक भी नहीं है। अच्छा माहिरा, अब सिचुएशन ऐसी है कि इवन हम कंपेयर करते हैं बाहर की दुनिया से, तो एलिफेंट ऑर्फनेजेस के नाम पे बहुत सारे आपको पता है, राइट फ्रॉम थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं। उन पे भी क्रिटिसिज्म है कि यार वहाँ भी जानवरों को ना चेन करके रखा हुआ है। तो हर चीज़ के साथ क्रिटिसिज्म ज़रूर है, बट माई पॉइंट इज़ कि हम तो ये ज़ाहिरी तौर पे जो जानवर देख रहे हैं उस पर हम कुढ़ रहे हैं। हमने विजुअली देखा कि उसके मैगट्स पड़ रहे हैं रानों के, तो हमें तकलीफ हो गई है। बट पीठ पीछे मामला जो हैं इन जानवरों के, इनका सिर्फ सामने नज़र आना ही काफ़ी नहीं है ना। इनके खाने से लेके इनके अस्पतालों तक, इनकी बीमारियों का टेक केयर करना, नॉट ओनली इन कराची, ओवरऑल पाकिस्तान, किसी एक भी जगह पे ठीक इंतजामात हैं इनके लिए, खाने से लेके इनके इलाज तक? देखिए, मैंने तो कराची ज़ू के ही हालात देखे हैं, क्योंकि मैं कई दफ़ा वहाँ पे जा चुकी हूँ एज एन ऑर्डिनरी विजिटर, और सारे हालात सामने हैं। आप वो खुद जाके जानवरों को आप देख लें, आपके सामने हैं उनके हालात। उनको मतलब ईच वो आप समझे वो खामोश कैदी हैं, और वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। उनकी बहुत मतलब उनको बहुत बहुत ज़रूरत है कि हम उनको किसी महफूज पनाहगाह तक पहुंचाएं, जहाँ पे उनकी डाइट भी अच्छी हो, उनको प्यार मोहब्बत से रखा जाए,
और उनके वेटनरी इसके लिए माहिरा एग्जामिनेशन हो पब्लिक सकें। अवेयरनेस कितनी ज़रूरत है की इतनी ज़रूरत है? बिकॉज देखिए, एक तो चीज़ ये है कि इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है ज़ू में या किसी भी जगह पर जहाँ पर इनको कैप्टिविटी में रखा गया है, लेकिन एक ये है कि जो आवाम देखना चाहते हैं इन जानवरों को, उनका अपना माइंडसेट क्या है। मैं अगर किसी ज़ू में या किसी सैंक्चुरी में जाती हूँ, सैंक्चुरी में मैं वहाँ देखती हूँ इनका हाल बुरा है, वी शुड रेज आवर वॉइस अबाउट इट कि भाई इस तरह नहीं रखा जाता जानवरों को जैसे आपने रखा हुआ है जानवरों को। तो मेरे ख्याल में एक पब्लिक अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, इसमें हर मौजू पे बात हो रही है, जानवरों की हेल्प पे क्यों नहीं? जी, इस तरह कैद जानवरों को देख के तो वी आर डूइंग अ ग्रेट डिससर्विस टू आवर यूथ, क्योंकि जब लोग आते हैं, एक बच्चा आता है तो वो यही सीखता है कि हम जानवर को इस तरह कैद रखते हैं। अब चाहे वो पेस कर रहा हो, चाहे वो बार्स को लिक कर रहा हो, या अपने आप को म्यूटिलेट कर रहा हो, या एक जगह बस कलाबाजियां खा रहा हो, जैसे एक बंदर है केज नंबर 80 पे कराची जू में, वो बार बार एक सर्किट करता है, कलाबाजी खाता है एक जगह जाके। तो वो एक साइकोसिस है, वो एक रिपेटिटिव बिहेवियर है, कैप्टिविटी इंड्यूस्ड रिपेटिटिव बिहेवियर्स। एक जैकल है और लाइकली आल्सो कॉट फ्रॉम द वाइल्ड, वो ऐसे फिगर ऑफ 8 ऐसे भागता रहता है। तो आप तो बच्चे को यही सिखा रहे हैं कि ठीक है, आप वो नेशनल पार्क से पकड़ें जानवर, इस तरह पिंजरे में रखें और फिर इस तरह जाके देखें। तो ये तो कोई एजुकेशन नहीं है। आप देयर आर अल्टरनेटिव्स टू ज़ूज़। आप बर्ड वॉचिंग टूर्स वहाँ करा सकते हैं, आप वहाँ पे जू में नेचुरल मिएंडरिंग ट्रेल्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएं, और इस तरह आप अवेयरनेस को फैलाएं, और जो जानवरों का बुरा हाल है उन पे ज़रूर आवाज़ उठाएं। और अभी देखें, मैं इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त, मैं रानो जिस तरह उसका जो हीलिंग हो रही है वो मैं देख रही हूँ, मैं उसको फिल्म भी कर रही हूँ ताकि उसकी जो एक हैप्पी स्टोरी है वो लोगों तक जा सके। अब वो काफी हद तक रिलैक्स है। एक दिन अपने बर्तन के साथ खेल रही थी और उसको यहाँ पे पराली भी, घास फूस भी फराम करी जा रही है उसके नाइट रूम में, तो वो उस पे बिस्तर की तरह मेरे ख्याल में ये हमारे लिए मायरा एक सुख का सांस है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपसे बात करके, और इस तसल्ली को कि रानो अब खुश है कंपैरेटिवली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक और दिल दुखाने वाला वाकया पेश आया सादिया, लाहौर भट्टी चौक। जिंदगी रौनक चहचहाट की आवाज़ें यहाँ गूंजा करती थी, आज वहाँ खामोशी है। विद दिस थिंग के मैं हमेशा से ये जो बर्ड मार्केट्स होती हैं, पेट मार्केट्स होती हैं, पर्सनली मुझे नहीं लगता अच्छा जिस तरीके से इनका चलता है कारोबार, बट स्टिल जो लोग हैं इसके शौकीन, वो करते हैं ये काम, लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं। और इंसदादे जो तजावज़ात मुहिम के दौरान LDA ने बर्ड एंड पेट मार्केट को मस्मार कर दिया रात गए। और ये तो उस वक्त के इसका मलबा है जिस रात ये हुआ था, यहाँ पे क़यामत थी एक। और ताजिर जो हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि कार्रवाई हुई है ना, ये बग़ैर इत्तला के हुई। अच्छा, मोस्टली फैसल हम यही देखते हैं कि जब भी कार्रवाई की जाती है, एक मौक़िफ़ ये होता है कि जी महीनों से बताया जा रहा था, दूसरा मौक़िफ़ ये होता है कि हमें कहीं बताया नहीं गया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमारे पास इस पर कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था। अफसोसनाक मनाजिर है, दर्जनों परिंदे हैं, बिल्लियाँ हैं, खरगोश हैं, दीगर जानवर हैं जो मलबे तले दबकर मर गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही हैं, लोगों ने ये कहा है कि ये सिर्फ मलबा नहीं है, ये इंसानियत का जनाजा है। वाक़े के बाद शोबे शख्सियातें भी खामोश नहीं रहे हैं, उन्होंने भी इस पर इजहार ख़याल किया है। और जाले सरहदी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जुल्म है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही अनुषा अशरफ ने भी ये लिखा कि ये सब देखकर दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिल गिरफ्ता है। हुकूमत सो रही है और बेज़बानों को मौत दे रही है। अब आवाम और फनकार दोनों एक ही सवाल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ के डेवलपमेंट के नाम पे इस तरीके से ये करना, क्या ये ठीक है या नहीं। तो हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनसे ज़रा हम बात भी कर लेते हैं। अफजाल, ज़रा पूरी कंडीशन का अहाता कीजिएगा, हुआ क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार के बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पर आज से चंद दिन पहले जो है लाहौर की सबसे बड़ी परिंदा मार्केट थी, और ये परिंदा मार्केट पिछले 30 साल से कायम थी। और इस परिंदा मार्केट के सदर सलीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये वाक़या पेश आया और इनकी जो दुकानें हैं और ये मार्केट है, ये रातों रात जो है
वो ज़िला इंतज़ामिया ने मस्मार कर दी। सलीम भाई बताइएगा कि क्या असल वजह है, आप मुआवजात पे बैठे हैं या फिर आपकी अपनी जगह थी जिसको इंतज़ामिया ने जो है वो मस्मार कर दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह जगह तो गवर्नमेंट की थी, मगर हम गवर्नमेंट के किराएदार थे और पिछले पाकिस्तान बनने से पहले अंजुमन अहमद इस्लाम के किराएदार थे। तो हम पे ही इन्होंने चढ़ाई कर दी और मासूम हज़ारों परिंदे इन्होंने इस मलबे के नीचे मार दिए हैं। और उसके बाद जो है ना, मैंने कई मीडिया वालों से कहा कि जी आए ये मलबे पड़े हुए हैं, इनको हटाएं। ये इनका क्लेम था कि कोई सब माल बाहर निकाल दिया था। मैं कहा आए देखें, और अगर मलबों के नीचे से नहीं निकलेगा तो हम। अब इन्होंने क्या किया है कि 100 ट्रक पूरी रात लगे ये साफ कर दिया है। अब ये बिल्कुल वो सिर्फ वो एविडेंस मिटाने के लिए। तो इन्होंने हम पे तो जुल्म किया है। उन मासूम जानवरों जो इनको हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह जाके अल्लाह के घर में, जिनके हम पानी जाने के जिम्मेदार थे। हम कभी ये सोचते, मेरा अपना ईमान ये था कि मेरी वजह से एक चिड़िया, मैं परिंदों का काम करता था, कि मेरी वजह से एक चिड़िया भी भूखी मर गई तो मुझे ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। जी बिल्कुल, सदर परिंदा मार्केट सलीम इकबाल का ये कहना है कि बग़ैर नोटिस दिए इनका ये दावा है कि इंतज़ामिया ने बग़ैर नोटिस दिए जो है इस 16 कनाल अराजी पर कायम 150 से ज़ायद दुकानों को रातों रात मस्मार किया, जिस पर कि इनका दावा है कि परिंदों को भी जो है वो इस मलबे के ढेर के नीचे दबाया गया। और इसके साथ साथ लाखों रुपए का इनका दावा है कि यहाँ पर नुकसान हुआ। जबकि ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि ये तजावज़ात पर कायम परिंदा मार्केट थी जिसे मस्मार कर दिया गया और लाहौर की आराइश और तजावज़ात से पाक करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। जी क्या ही बेहतर होता कि ये किसी सिस्टम के तहत कर लिया जाता, प्री ऑर्डर्स के तहत कर लिया जाता, चीज़ों को मीडिया पर भी लेकर आया जाता अगर ज़बरदस्ती वो जगह कोई भी क्लियर नहीं कर रहा था। सो दैट चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में हो। ये जो ग्रे एरियाज हमेशा रहते हैं वो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करते हैं आवाम का हुकूमत के साथ, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में उसमें कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा क्रिएट होती है। सबसे अफसोसनाक बात फैसल ये है कि जो जानें ज़ाया हुई हैं वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है। विद दैट वी टेकिंग अ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे शिवदास। वेलकम बैक। वाह, कैसा दिया? वेरी गुड। बट एक्चुअली इस तरह से नहीं होता जब आप डेजर्ट रैलीज की बात कैसा होता है वो वेलकम करके दिखाएं। कुछ इस तरह का होता है। एनीवेज, हम बात करें 10वीं थल जीप रैली की और उसका रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। सराय थल की रेतली पगडंडियों पर गाड़ियों की गरज, शायकीन का जोश और एडवेंचर का जबरदस्त इम्तिजाज और प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल फातेह करार पाए हैं, जिन्होंने 200 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट में अबूर कर लिया। बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है ये। और गाड़ियाँ जो हैं जब ये इस ट्रैक पे जा रही है, बाय द वे पाकिस्तान में इतने डाइवर्सिफाइड ट्रैक्स हैं। आप यहाँ गवादर में देख लें, गवादर से थल देख लें, जलमक्सी देख लें, इवन यहाँ पे हमारे गडानी वजह जो है आउटस्टैंडिंग, ग्रेवल भी है, समंदर भी है, और फिर राइट ऊपर जाके स्वाद पलोगा से लेके एंड देन टू ऑब्वियसली स्कर्दू, सफरंगा। क्या ज़बरदस्त हमारे पास जना इतने ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं। तो जनाब ये तो जो तजुर्बेकार नादिर मक्सी हैं वो दूसरे नंबर पर रहे, रज़ा सईद तीसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन कैटेगरी में सलमा खान ने सबको पीछे छोड़ दिया और मुकर्ररा फासला 1 घंटे 30 मिनट में मुकम्मल करके जीत अपने नाम की। मजमूई तौर पर 37 रेसर्स थे जिन्होंने हिस्सा लिया, 2 ख़वातीन रेसर्स भी शामिल थी। शहरी भी बड़ी तादाद में पहुंचे जनाब। एब्सोल्युटली, इट वाज छुट्टी का दिन और यही एक वजह थी कि यहाँ पर इवेंट देखने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद आई हुई थी और उन्होंने अपने अभी इजहार किया कि कितना अच्छा लग रहा है उनको यहाँ पर आकर, और पूरा जो एक एम्बियंस होता है। और फिर बहुत सारे मैं देख रही थी कि सम ऑफ द फैंस वर सेइंग कि जब धूल राती हुई यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट इम्पैक्ट। हम इस तरह से नहीं देखी है रेस यहाँ पर। तो आई थिंक एक फ़ैन फॉलोइंग जब हो जाती है ना आपकी, तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ चल पड़ती है। शायकीन क्या कह रहे थे कि उन्होंने इस तरह की नहीं देखी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो कराची आ जाएं, उनको हम ये दिखा देते हैं। एक थल जीप रैली, क्या सड़क पे जीप रैलियां हो रही हैं यहाँ पे दादा, सड़क पे। ये देखें आप, अब ये देखें, ये ट्रैक कोई आसान ट्रैक है गाड़ी चलाने के लिए? मुझे बताएं, हर तरीके की डाइवर्सिफिकेशन। और ये वो ट्रैक है जहां पर आप रेस नहीं कर सकते फैसल। यही तो महारत है, यही तो महारत है कि स्लो चलाते हुए कौन सबसे पहले घर पहुंचेगा, सबसे पहले अब ये चीज है। तो खैर, अच्छा खबर अब ये है कि शहर कायद की अहम शाहरा
यूनिवर्सिटी गली यूनिवर्सिटी रोड, उसको तरक्याती काम के बायस एक मरतबा फिर हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक आज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद तो कर दिया गया है। ये जो बंदिश की गई है ये रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के नीचे K4 वाटर लाइन बिछाने के काम अच्छा, हालांकि ये वाटर ऊपर भी हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो हमने ये इसके नीचे जो है लाइन बिछानी है। इसके नीचे लाइन बिछेगी तो ये वाटर नीचे जाएगा ना, ये आप समझ लीजिए। खैर कुछ डाइवर्जन भी दी गई हैं, तो लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि अभी ये सिर्फ बिछाने का काम है K4, पानी कब आएगा ये अपने को नहीं पता। नहीं, और दूसरी चीज ये है कि अभी ये सिर्फ बिछाई जाएंगी लाइंस और फिर इसके ऊपर दोबारा सड़क भी आनी है, तो दैट माइट टेक लॉट ऑफ टाइम और माइट 2 महीने है ना। हाँ, 2 महीने के लिए बन के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त मौजूद हैं वहीं पे। काशान के पास चलते हैं। काशान जरा बताइएगा, डाइवर्जन वगैरह भी दी गई हैं और मैं आपके पस मंजर में गाड़ियां चलते हुए भी देख रहा हूँ, ये कैसी बंदिश हुई है बॉस? काशान को आवाज आई है? काशान ये बताइएगा डाइवर्जन क्या दी गई है? नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाला ट्रैक। जी प्लीज। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है और डाइवर्शन जो है सर सैयद चुरंगी से बैक साइड का जो एरिया अकबी इलाका है वहाँ से डाइवर्शन दी गई है जो कि सिविक सेंटर की जानिब शारा जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं सुबह का औकात है और रात से ही जब ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि नीपा चुरंगी सबसे बड़ी, तो हम देख रहे हैं डाइवर्शन दे दी गई है इस रोड से जो अहम शारा यूनिवर्सिटी रोड की, यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। लेकिन शाम में जब दफातर से जाने वाले लोग हैं जो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन के ब्लॉक 10 की जानिब जाएंगे, तो लेकिन ये शारा जो है मुकम्मल तौर पे जाम हो जाएगी। वैसे ही तरक्याती काम कराची में अधूरे हैं। कराची के ऊपर एक और नई मुसीबत अब ये जो है आज से शुरू होने वाली है। K4 का प्रोजेक्ट जो हम देख रहे थे कि K4 प्रोजेक्ट कराची में लॉन्च किया जाएगा, उनकी कुछ लाइनें आज से बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऑगमेंटेशन लाइन है जिसमें R1, R2, R3 का एक डाइवर्जन तो दी गई है सर सैयद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से पीछे के रास्ते गुलशन से होते हुए और फिर वहाँ से जा सकते हैं सिविक सेंटर, यानी बीच में 13D का इलाका आएगा, तो ये डाइवर्जन तो खुद टूटी हुई है। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो डाइवर्शंस दी गई हैं उन इलाकों में, उन रोड्स पर भी तरक्याती काम जारी है। साथ ही साथ जो छोटे ब्लॉक्स बने हुए गुलशन इकबाल के बेंगलोज है गलियां और कुछ गलियां बैरियल से बंद कर दी जा। शाम के वक्त जब यहां से ट्रैफिक गुजरेगी तो उस वक्त शदीद ट्रैफिक इस इलाके में जाम हो जाएगा। गुलशन इकबाल से आने वाली ट्रैफिक, यूनिवर्सिटी से आने वाली ट्रैफिक, सफूरा से आने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर शहरों को जाम कर देगी। हम देख रहे हैं कि कराची में तरक्याती मनसूबे जारी हैं लेकिन उनको पाया तकमील तक पहुँचाया नहीं जाता। K4 का प्रोजेक्ट आज से शुरू किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मनसूबा चल रहा है, वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन आवाम को कुछ रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। कैमरामैन गुजारिश करूंगा कि वो आपको ये सुबह के मनाजिर दिखाए कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नीपा का पुल सामने मौजूद है और साथ ही साथ गाड़ियाँ भी आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार कितनी कम है और साथ जो नीपा का पुल नज़र आ रहा है वहाँ पर डाइवर्शन ख़त्म कर दिया गया, उसको पुल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले मरहले में नीपा चुरंगी से यूनिवर्सिटी रोड तक, सिविक सेंटर तक 150 मीटर के मरहले पे ये इस लाइन को बिछाया जाएगा। नेटवर्क को दूसरे फेज़ में जो 2.7 किलोमीटर के फासले पर इस लाइन को बिछाया जा रहा है। कराची में हम देख रहे हैं पानी की पहले शदीद किल्लत थी, लेकिन K4 का प्रोजेक्ट जो ढाबे से कराची मुंतकिल किया जा रहा है, इससे पानी की तरसील शहर कायद में होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ नीपा हाइड्रेंट्स भी है, नीपा हाइड्रेंट्स पर टैंकर्स की भरमार है। पानी इलाकों में आ नहीं रहा, लेकिन हाइड्रेंट्स पे हम देख रहे हैं सुबह होते ही पानी के टैंकर पहुंच गए, यहाँ पर रश शुरू हो गया है आवाम का। ये भी एक कराची वालों को लूटने का जरिया है कि लाइनें पानी प्रोजेक्ट तो ये आज से शुरू हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 महीने से गुलशन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी नहीं आ रहा। आपकी बात हुई है जो यहाँ रहते हैं, जो कि आदी हैं यहाँ की टूटी हुई सड़कों के, अब इस नए मंसूबे को वो कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी से हमारी बात हुई है, वो भी इस मंसूबे पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता, लेकिन BRT या मंसूबा आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है, उसके कुछ रोड्स बन गए, अब इनको K4 की लाइन जो है वो बिछाने का काम याद आ गया है। अब जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए गए अब उनको दोबारा डैमेजेस करना पड़ेगा, दोबारा मिसमार करना पड़ेगा, फिर नीचे से नेटवर्क जो है पानी की लाइन्स का वो बिछाया जाएगा। तो काम जो है ये मज़ीद जो है वो आगे बढ़ गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से 50 दिन का टाइम दिया गया। मैं नहीं समझता कि 50 दिन में ये मनसूबा मुकम्मल हो पाएगा। जी ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया आपका। और यूनिवर्सिटी रोड पे आप मौजूद थे, बार बार पता नहीं क्यों मेरे
असल में हो सकता है इसलिए भी क्योंकि यूनिवर्सिटी से कराची यूनिवर्सिटी से प्रेम गली याद आती थी। कभी वो यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के बाहर आ गई है। प्रेम हटा दें, यूनिवर्सिटी गली रह गई है। उस गली को भी बंद कर दिया गया है और वो गली वैसे ही गली सड़ी हो ही चुकी थी, इतने खड्डे और गड्ढे। तो जनाब, लेकिन देखें सादिया, हैट्स ऑफ टू योर राइमिंग, लेकिन मेरे हाँ सादिया कंटिन्यू कर लो। ये नए साल का तोहफा मिलेगा हुकूमत की तरफ से लोगों को। नए साल पे ओपनिंग होगी तो सोचें कि नए साल पे जब लोग यहाँ गाड़ी दौड़ाएंगे तो कितने खुश होंगे। बहुत। बी पॉजिटिव। बट मैं सिर्फ इससे पहले अगर लगाना चाहती हूँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ओके, अच्छा सादिया, वैसे जब अब होगा ये कि सड़कें तो बंद हैं, तो घर में बैठे मूवी देखें, तो बाय द वे आपने हॉलीवुड की कौन सी मूवी लास्ट टाइम यू वॉच? मूवी, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी। या आई गेट व्हाट यू सेइंग फैसल। अब हॉलीवुड मूवीज में शायद पहले वाली बात नहीं रही है, या कम से कम मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट कौन सी मूवी देखी थी, और रिसेंटली तो नहीं, लेकिन आखिरी बार मैंने जो देखी थी वो टॉप गन मैवरिक देखी थी। और वो भी शायद इसलिए बिकॉज उसमें टॉम क्रूज है, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। और फिर जब हम बात करते हैं एयरफोर्स की, तो पाकिस्तान का फेवरेट सब्जेक्ट भी है मजबूरी तौर पे। लेकिन अगर देखा जाए तो हॉलीवुड की जो मूवीज हैं वो अपना एक मकाम खो चुके हैं, जो एक मोजो है वो खो चुकी हैं। उसकी अहम वजह है अगेंस्ट सियासत। जब खेलों और आर्ट में सियासत को मिलाया जाए तो फिर ना खेल बचता है और ना ही आर्ट। अब जो ये मशहूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मैगजीन वैरायटी ने ये दावा किया है कि पैरामाउंट स्टूडियोज ने एक ब्लैक लिस्ट तैयार की है जिसमें उन अदाकारों और हिदायतकारों के नाम शामिल हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों से यकजहती जाहिर की या इसराइल की गज़ा पर हमलों की मजम्मत की। अच्छा, ये खबर फैसल उस वक्त सामने आई है जब पैरामाउंट ने स्काई डांस मीडिया के साथ $3.5 अरब का एक मर्जर कंप्लीट कर लिया है। अब कंपनी के जो नए सरबरा हैं जनाब डेविड एलिसन, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो जो है इसराइल नवाज़ हैं, वो कारोबारी शख्सियत हैं, और उनके जो वालिद से लैरी एलिसन, वो ऑरेकल कंपनी के मालिक हैं। इसराइली फ़ौज के बड़े माली मावनीन में शामिल किया जाता है। और इससे पहले भी हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सितंबर में पैरामाउंट ने उन 300 से ज़ायद फ़नकारों की भी मजम्मत की थी जिन्होंने इसराइल को कहा था कि ये गलत कर रहे हैं और गज़ा के ऊपर जेनोसाइड किया जा रहा है। इन फनकारों में कई ऑस्कर अवार्ड याफ्ता नाम भी शामिल हैं, जिनमें एमा स्टोन है, मार्क रुफालो हैं और रॉनी मार हैं, टिल्डा स्विंटन है, और हिदायतकार यॉर्गस भी इसमें मौजूद हैं। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अदाकारा मेलिसा बरेरा को इसराइली हमलों पर तनकीद के बाद फिल्म से निकाल दिया गया था, जबकि सूजन सरंडन का कहना है कि इसराइल मुखालिफ बयानात के बाद उन्हें उनकी एजेंसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सो डेफिनेटली ये एक रुझान ज़रूर आया है, जिससे एक दफ़ा फिर से ये सवाल आता है कि फ़िल्मी दुनिया तक नहीं है ये। और इसके अलावा भी अमेरिका में भी फ़लस्तीनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले तलबा और असातिज़ा भी इसके निशाने पर रहे हैं। दैन इट कम्स टू माई माइंड, वेयर इज़ दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसकी हम बात करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान और पता नहीं कितने साउथ एशियन कंट्रीज और दीगर इस रीजन के मुल्कों के ऊपर तनकीद की जाती है। तो भाई आप अपने मुल्कों में क्या कर रहे हैं जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के आप अलमबरदार बने? ये अपने मुल्कों में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लगा रहे हैं ब्रेक। विद दैट हम भी ले रहे हैं एक ब्रेक। रहिए हमारे साथ। फैंटास्टिक। और ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ओवर हियर एज वेल। वाह, ये छोटी सी परफॉर्मेंस थी, अब ये और भी होगी क्योंकि कोलंबिया से आए हैं हमारे दो दोस्त और दोस्तों को करते हैं सलाम। सादिया, कैसे आपने एंजॉय किया? मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं जब से हम तैयारी कर रहे थे कि कियाना फॉक्स ने हमें ज्वाइन करना है, हमें जूडी ने ज्वाइन करना है, हमें केविन ने ज्वाइन करना है, वी वर सो एक्साइटेड टू हैव देम ऑन दिस stage and actually see Judy perform. Judy, you were wonderful, absolutely stunning. Your dress and every way you have performed, it was a wonderful experience to see. It was a delight. Thank you so much. We really love the culture of Colombia, and we are so happy to bring it here to Pakistan. Kevin, it was wonderful to welcome you at the same time over here, and it's good to see you. How is so far the experience for you in Pakistan? Have you been able to perform so far? Yes, we performed last night with the whole crew. Overall, it's, heart-taking. We having so much good time. We love you people. You're so welcoming and so warm with us. Everyone is taking care of us so very well. And I hope you have got your hand on the spicy food. That yeah, we did. Yeah? We did. What's the situation of food back there in Colombia? Is it the same spicy spicy thing? No, actually we don't eat that.
at all. You don't eat spice at Yeah, all? but some of us are used to because we travel internationally, so we take some food from here and there, and some of us really like the spicy, and we love the food. Okay, let me talk to Judy. Judy, how's your experience over here? How is Pakistan and Karachi welcoming you? No, this really is a very, very nice experience. Everything, like he say, people is humble, and this connect us to Colombia, to our country. We feel at home, actually, because it's that's really so the same wonderful. feeling, like everyone is, involved with the hospitality, and we really enjoy so much. It's really nice experience from And Judy, there everyone. was one thing that was coming in my mind. There are other countries and there are other cultures that are welcoming you, and we are welcoming a lot of other cultures in Pakistan as well. Have you been able to so far see Pakistan's folk dance? Yes, actually, before our show, Yes. we have the opportunity to see the dance, folk dance. I love it. It's Right. really amazing, and they did really nice. Do you remember anyone's dance step from there? Meanwhile, But I can't do it. Yeah, I know. What I request is, मैं please करूँगा कि भाई कोई सिंधी गाना जो है, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे सारे, उसको ज़रा रेडी करके रखिएगा। अगर हमारे पास टाइम होगा तो पहले तो हम we'll try to learn from Judy. We'll try to learn from Judy a bit of any one of the steps By the that way, she can teach us. what dance form is this called? This dance is called Danza del Negro. Danza al Negro. Yeah? Okay, so can Wow. you teach me a bit of al Negro? Of course. Okay. Okay, Sadia, आप commentary कर सकते हैं, please. Or meanwhile, okay. So what should I do? See, I don't have this long frock, the vibrant green white Is frock there a that you male have. version of these Yeah. steps that he could do with you? Yeah, it's actually it's a partner. pair. It's a couple. It's a couple. Couple dance. Wow. So Okay. we have, Okay, so please start. no, for you. Yeah. We don't have the hat. But Okay, I'll imagine the hat. Imagine that you have Imagine the hat. and just Up and down, up and down. ये तो मेरी अच्छी exercise हो गई है. have to move like forward, Forward and back and forward and back and back. That's easy. ये कोई इतना मसला नहीं है ये. Yeah? हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे जी. यहाँ पे थोड़ी सी मेरी माजूरी है. ये वाला मैं नहीं कर सकता शायद. Okay, let me talk a bit more. So this art and culture festival that is happening in Arts Council, what message would you like to give to the world about this? Pakistan is welcoming for the art and culture, so please. Okay, as I was telling you, this festival, I love the thing is because you want guys to involve everyone Yeah. together, and the diversity in the world in only one place, that is amazing. That is amazing. The message I can give is like continue doing, because this festival really is a really nice experience for everyone outside of the country coming here and enjoy really nice experience with everyone. Like. Okay. तो जूडी ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान आके, और पैगाम ये पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान बहुत ही डाइवर्सिफाइड है. आएँ और पाकिस्तान को मज़ीद वेलकम करें. One last moment from you and then we'll close the show with Those dance steps. We all be doing that. That was an easy one. I think I would put it through. Yeah. Rise, if I'm not taking the name wrong, that is, it means roots, right? Correct. Right. Just tell us a little more, and with that comment, we would like to move forward Absolutely. to our dance. Well, the idea through Raiz, which means roots, is to not forget where we come from. Where we belong. Yes, where we belong. And as in Colombia, we have different races that merge together. We have richness in our culture, and it's our heritage. So Cayena wants to give honor to those roots and to present to the world what is our rice, what is our root, and that's what we want Where to we present belong. there, where we belong. तो Absolutely. अपने कल्चर और रूट्स को नहीं भूलना चाहिए. With that, thank you so much. We are playing the track, and
the mics are here. The mics are here. Please track को play all करें. like to And have you know what? step forward. I know it's not in this, but I can do cha 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 cha. So please, ladies and gentlemen, please play the track. और उसके साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत. Thank you so much. And there you go. We play in 3, 2, 1. Here's the track. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।